नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। जी हाँ, जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई। क्या दिन है आज का, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। इससे अच्छा वीकेंड मनाने का मौका और क्या मिलेगा। 25,029 का हाई लगाया है निफ्टी ने, 238 अंकों की मजबूती, 24,989 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बुल्स के पक्ष में, 1602 शेयर बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 1000 शेयरों में 1095 शेयरों में जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल कि 25,000 के पार निफ्टी क्या अब नए हाइज बनने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी क्या बाधाएं हैं उस पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ दिक्कतें हो सकती है और क्या अब ये रैली जो है वो एक्सटेंड होती हुई दिखाई देगी। बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया है, क्या अब निफ्टी की बारी है। इस पर होगी डिटेल में बातचीत, आपके सवालों के जवाब। लेकिन सबसे पहले आज की इस रैली की वजह स्क्रीन पर लेकर के आइए फटाफट। आज जो है आरबीआई की तरफ से दो बड़े फैसले किए। 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई रेपो रेट के अंदर, और इसके अलावा सीआरआर के अंदर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 1% की कटौती होगी। 25 बेसिस की कटौती की जाएगी 4 चरणों में। रेपो रेट में बड़ी कटौती, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। 25 बेसिस पॉइंट के आसपास फैक्टरिंग कर चुका था मार्केट। ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, बहुत लोगों की ख्वाहिश थी, पर यह हकीकत होगी इसकी उम्मीद बहुत कम थी। पर उस ख्वाहिश को हकीकत में तब्दील किया आरबीआई ने और 100 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान कर दिया है सीआरआर में, और ये 4% से बढ़कर के 3% होगी। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। रचित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या दिन आया सर आज आपका कि आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और शानदार सर, मतलब आज वाकई में क्या रैली देखने को मिली है। आपकी टिप्पणी मार्केट पे सर क्या रहेगी। हम लोग बातचीत कर रहे थे आपसे और ये एक्सपेक्टेशन ऐसा हो तो अच्छा हो, लेकिन ये होगा ये पता नहीं था। आपकी टिप्पणी। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, इसको ना अगर हम समझें प्रॉपर्ली तो ऐसे देखें कि बहुत कम ऐसी सिचुएशन बनती है किसी भी देश में जब सारा सिस्टम ना एक सिंक्रोनाइज मैनर में काम कर रहा हो। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए संजीव मल्होत्रा जी जिस तरीके से आए और जिस तरीके से उन्होंने अपने पैरों को जमाया, उसके बाद पूरी सिचुएशन को समझा, और फिर कहीं ना कहीं बहुत सालों बाद हम एक ऐसे आरबीआई गवर्नर को देख रहे हैं जो बहुत इन सिंक विद द गवर्नमेंट और इन सिंक विद द करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी बात कर रहे हैं। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बता दूं सर, हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखा जिस तरीके का स्लो डाउन था। ये स्लो डाउन पहले 2 क्वार्टर तक तो किसी भी तरीके से एक एडमिशन ही नहीं किया जा रहा था कि हाँ एक्चुअल में हमारी ग्रोथ में एक स्लो डाउन आ रहा है। उसको पहले एड्रेस किया गया। उसके बाद आप देखिए बजट जब आया तो बजट में हमको एक हिंट ये दे दिया गया कि देखिए साहब, ऐसा है गवर्नमेंट अब इस बात को समझ रही है और आपके हाथों में हम और डिस्पोजेबल इनकम देना चाह रहे हैं। हमने जो डायरेक्ट टैक्स कोड में चेंज किया है वो ये है, और इतना स्लैब आपका फ्री हो जाता है। उससे मार्केट को बूस्ट मिला। सर, आज जो एक पर्टिकुलर चीज हुई है ना, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आती है। और क्यों लेकर आती है, क्योंकि मैं अक्सर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा, दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगा। सर, पहले तो इस पॉलिसी को मतलब मैं समझता हूं कि बहुत रेयर ऐसी पॉलिसीज हुई हैं जिनको हम इस तरीके से रीड करें। सर, ये प्रॉपरली ऑपरेशन सिंदूर से निकली हुई पॉलिसी है। इसको आप ब्रह्मोस पॉलिसी बोल सकते हैं। और जब मैं ये बात बोल रहा हूं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि सर दो चीजें आपको जिस तरीके से दी गई हैं और जिस सिंक्रोनाइज मैनर पे दी गई हैं, ये पूरा का पूरा एक हमारे इकोनॉमी में इतना स्पाइरल इंपैक्ट देगा जो हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखिए, पॉइंट बेसिस 0.5% तो आपने रेट कट देख ही लिया रेपो रेट में। उसके साथ साथ सर ये जो सीआरआर का रेट कट आया है ना, जिसको आप 100 बेसिस पॉइंट का कट जो बोल रहे हैं, जो 1% का कट है, वो कट आपका एक फेस्ड मैनर में आएगा और करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया इन्फ्यूज कर देगा सिस्टम के अंदर। अब सर स्टेप तो लिए गए ये दो, इसके बाद जो इनकी कमेंट्री आई और इन्होंने जीडीपी की ग्रोथ 6.5% ही बोली। सर, मैं बोलता हूँ ये बहुत ही हम्बल और बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं। इस पर्टिकुलर चीज के बाद जीडीपी ग्रोथ हमारी 7.5% के ऊपर आनी ही होगी। और इसके मैं कारण अभी आपको बता देता हूँ। जी। देखिए, बॉन्ड यील्ड्स जो है अब वो आपको कहीं ना कहीं कूल ऑफ होती हुई दिखेंगी। इसके साथ साथ अब वो सारे सेक्टर्स जो फ्लोटिंग रेट से कनेक्टेड हैं, उनमें आप कहीं ना कहीं बेनिफिट देखेंगे। मतलब आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ रिपोर्ट सर, और अभी गवर्नमेंट के ही जो लोन्स हैं
उसमें गवर्नमेंट को ही और 30,000 करोड़ रुपीस का फर्क पड़ जाएगा, जो उनके फ्लोटिंग रेट के लोन्स हैं जिसमें इंटरेस्ट का टिंकरिंग होगा। सर 30,000 करोड़ तो गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा। आप अगर हमारी कॉर्पोरेट्स की बात करें तो जो कॉर्पोरेट्स फ्लोटिंग रेट लोन पे अपना काम कर रहे थे, अब वो इंटर्न आपकी बैलेंस शीट में आपको आता हुआ दिखेगा। एनबीएफसी बैंक्स ये तो चलेंगे ही चलेंगे, इसके साथ साथ मैं कहता हूं सर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और आपका हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे सेक्टर्स में एक स्पाइरल इम्पैक्ट आएगा। एक डायरेक्शन तो कॉर्पोरेट में लोन्स जिस तरीके से इंक्रीज होगा, क्योंकि सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आपको तो पक्की बात है पता होगा, बट जो दर्शक हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोई नया एक्सपेंशन प्लान कर रहे होते हैं, कैपेक्स कर रहे होते हैं या कोई भी फंड रेजिंग कर रहे होते हैं, तो सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 50 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस जो आता है, वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस साइकिल में जब हम आगे बढ़ाते हैं तो 3 से 4% का डिफरेंस देता हुआ दिखता है। और उससे हमारे नए डिसीजंस जो होते हैं वो बनते हैं, कैपेक्स के प्लानिंग बनते हैं। इसी का रिवर्स अगर हम देखें, 0.5 बेसिस पॉइंट कम हो गया और आपको 3 से 4% डाउन साइड अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ गया, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे, आपका कैपेक्स भी एग्रेसिव होगा। और पूरी की पूरी इकोनॉमी में जब कॉर्पोरेट्स काम करेंगे, जॉब अच्छे से आपको आती हुई दिखेगी, तो इकोनॉमिक ओवरऑल ग्रोथ होगा। ये पॉलिसी बहुत ही उम्दा पॉलिसी, बहुत ही सही समय। इसमें कई लोग ये बात बोल सकते हैं कि साहब देखिए इस पॉलिसी के बाद तो डॉलर इंडेक्स टूट गया, सॉरी डॉलर टूट गया। सर मैं एक चीज कहूंगा, इन्होंने अपनी कमेंट्री में बार बार एक बात कही है कि यूएस के साथ हम डील क्लोज करने पे आ रहे हैं, यूएस के साथ डील क्लोज करने पे आ रहे हैं। सर मैं रिकलेक्ट कराऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे ना, तब से ही मोदी गवर्नमेंट ने एक अपना स्टांस क्लियर किया है। धीरे धीरे करके अब वो यूएस ट्रेड से बाहर जाना चाह रहे हैं। ग्लोबली हम एज अ न्यू कंज्यूमर आ रहे हैं, और उसके लिए जो बजट था उसमें भी एक स्टेप लिया गया। अब आरबीआई की पॉलिसी में भी स्टेप लिया जा रहा है, इंडिजीनियस कंजम्पशन को बूस्ट करके इंडिजीनियस कंजम्पशन पे हम ध्यान दें, हमारे एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होंगे, वो आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। मगर अगर हमारा ही इंडिजीनियस कंजम्पशन, सर 140 प्लस करोड़ जनता जो है ना, वो अगर प्रॉपरली कंजम्पशन और जॉब क्रिएशन पे आ जाती है, तो आपको किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं होती, आप खुद ही कर सकते हैं। और ये जो डायरेक्शनल मूव दिखा है, कहीं ना कहीं ये उसके और एक और स्टेपिंग स्टोन है। तो बहुत ही उम्दा पॉलिसी, और इसका स्पाइरल इम्पैक्ट आप देखेंगे ना आने वाले समय में, आपको मार्केट्स में भी दिखेगा और इकोनॉमी में भी दिखेगा। बिल्कुल। एक लाइन का एक उत्तर आपसे चाहेंगे, 1 से 2 लाइन में ये जानना चाहेंगे सर कि देखिए, जैसा आपने तमाम बातें जो कही, एक तो अच्छा मानसून हो गया, रेट कट की उम्मीद थी, 25 बेसिस पॉइंट फैक्टर इन करके चल रहा था, 50 बेसिस पॉइंट कर दिया, सीआरआर कट हो गया, 25 बेसिस पॉइंट करके 1% की कटौती वहाँ होगी। जीडीपी नंबर को लेकर के अब तक जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं से भी बहुत निराशाजनक नहीं दिखाई दे रहे हैं। Q4 नंबर हमारे जो रिजल्ट रहे वो हमने देख लिए हैं, आगे चल करके बेटर होने की उम्मीद है। आगे आकर के जो है अभी जो है 8 पे कमीशन की जब पैसे आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं कंजम्पशन और डिमांड को बढ़ाएंगे। नया हाई बनने के लिए अब रुकावट क्या है? क्या 25,000 के पार निफ्टी, क्या अब नई हाई की तरफ बढ़ सकते हैं हम? बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया है। सर देखिए आपका एक तो ना मुझे हंसी इस बात पे आई जब आपने बोला ना 1-2 लाइन में जवाब दो अरे दीजिए अरे आप आराम से दीजिए, आप आराम से दीजिए, आराम से, टेस्ट। हाँ मतलब कोई भी चीज मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है आराम सुनती से, आराम से, जी जी। रहना। सर देखिए बिल्कुल, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये आज जो हमने पॉलिसी देखी और गवर्नमेंट का स्टांस हम कहीं ना कहीं क्लियरली समझ भी रहे थे। मेरे को मैं आपको बताऊं, एक बहुत सॉरी फीलिंग आ रही है। और सॉरी फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि सर हम ही वो लोग हैं जो दर्शकों को, जो इन्वेस्टर्स को इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी मार्च हम ये बोल रहे थे कि भाई अभी मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल हो सकते हैं, थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो। सर गवर्नमेंट का स्टांस अगर उसी टाइम हमने सही से रीड कर लिया होता, और जो फंड इन्फ्यूजन आ रहा था उसको हमने प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया होता, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मतलब कोई और फंड मैनेजर या कोई और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या माने नहीं माने, हम लोग सब उसमें इन्वॉल्व थे। हम लोगों ने रिटेल के पैसे को कहीं ना कहीं रोका, और उसका नतीजा है कि मार्केट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अब रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। मेरे को पर्सनली अब सिर्फ एक थ्रेड दिख रहा है सर, रशिया यूक्रेन। उसके अलावा मैं अब बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली वॉक ओवर करने के सिचुएशन में समझ रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी को, कि अगर यूएस के साथ ट्रेड डील में आपको प्रॉब्लम आती भी है ना,
तो आपको कोई बहुत ज्यादा नीजक रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपका इंडिजिनियस बूस्ट इन क्वार्टर्स टू कम, मतलब जो ये आपने आज पॉलिसी देखी है, हम जब तक फेस्टिव सीजन अप्रोच कर रहे होंगे तब तक फ्लोटिंग रेट्स भी कम हो जाएंगी, फेस्टिव सीजन की डिमांड भी आ जाएगी जिसको लोअर रेट्स पे फंड किया जाएगा। आप फेस्टिव सीजन इस साल इंडिया का, इफ एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, इतनी ऊपर देखेंगे। और मैं बोलता हूं कि आप आज नए लाइफ हाई की बात कर रहे हैं, अगर इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बैंक्स एग्रेसिवली सही तरीके से कर देते हैं, आई गिव यू न्यू टारगेट, निफ्टी माइट इवन टच 30,000 इन दिस ईयर। मैं फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, इन दिस ईयर निफ्टी इज पोटेंट टू टच 30,000, और कॉर्पोरेट्स के नंबर्स आपको इंप्रूव होते हुए हमारे सेकंड क्वार्टर से देखने को भी मिल जाएंगे। बड़ा अनुमान है 30,000 तक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा भरोसा यहाँ पर रचित जी का है। और इस सब के बीच में सर बड़े बड़े सवाल भी लोगों के हैं, तो बहुत कुछ दुनिया में भी चल रहा है, उस पर भी हम बीच में कभी जब टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे, ट्रम्प साहब क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सर काफ़ी सारे दर्शक आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं और प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। पहले जरा IDFC फर्स्ट बैंक के साथ शुरू करना चाहेंगे। सेजल राउत जी का सवाल है सर, 72 पे लेकर के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं 377 शेयर हैं, अभी होल्ड करें, सेल करें, या फिर क्या यहाँ पर और ऐड करना चाहिए। अभी अगर IDFC फर्स्ट बैंक को देखें तो आज जो है 7.5% ऊपर अब भाव के पास आ गया। बहुत लोगों के मतलब ये शेयर ने बहुत थकाया था, तो अब सबके अच्छे दिन आ रहे हैं सर। ये IDFC फर्स्ट बैंक आज ट्रेंड में है, आपकी टिप्पणी। सर देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये जो रिवर्सल दे रहा है, मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी इसमें एवरेज करना या और बाइंग का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आप ऐसे समझ लीजिए, जो सुजलॉन के लिए हम 58-60 रुपए वाला भाव बोलते थे ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए ये वही भाव है। पॉसिबल है कि ये ब्रीच करे, मगर मैं समझता हूं कि इस पॉसिबिलिटी पे हम बहुत ज्यादा राइड ना करें, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर के चार्ट में आप देखें, सॉरी इसी ईयर के आप चार्ट में देखें, ये मल्टीपल सपोर्ट बना है, मतलब इसमें सप्लाई आ सकती है। हो सकता है अभी ये 72 रुपए पे जो मेंटेन कर रहा है, 1-2 दिन में आपको वापस 68 रुपए का मूवमेंट करते हुए दिखेगा, तो एग्रेसिव ना हो मगर हताश भी ना हो, मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड करिए। बैंकिंग सिस्टम पूरा चेंज, पूरा ओवर ऑयलिंग के लिए तैयार हो चुका है। बैंकिंग का बिजनेस अब बदलने वाला है। 76 रुपए का पहला टारगेट जो आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, और मीडियम टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो 84 रुपए तक भी आ सकता है। बट ना तो यहाँ पे खरीदना है और ना यहाँ से निकलना है, बहुत डिसाइसिव जंक्चर पे है। लेट इट टेक इट्स ओन कॉल, फिर हम आगे देखेंगे क्या। ठीक सर, अगले दर्शक का हमारे जो हैं उनका प्रश्न आया है सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के। ये शेयर भी आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे मोमेंटम में कामकाज कर रहा है। ये पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बड़ी पिटाई हुई, लोग बड़ा निराश भी थे। अब ये 43 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है सर। कह रहे हैं कि अभी क्या अपसाइड टारगेट के लिए और ज़्यादा होल्ड करना चाहिए या फिर एक बार के लिए निकल जाना बेहतर रहेगा। क्या टिप्पणी रहेगी सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे? सर इस शेयर पे ना मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आप देखिए, ऑन द ईव ऑफ आरबीआई पॉलिसी यू गेट एन अनाउंसमेंट कि फ्लिपकार्ट को आपने एनबीएफसी का लाइसेंस दे दिया है। सर एक चीज आप रिकलेक्ट करिए कि कुछ 6-8 महीने पहले या साल भर पहले एक अनाउंसमेंट भी आया था, जिसमें हमारे प्रिसीडिंग गवर्नर जो थे शक्तिकांत दास, उन्होंने ये बात बोली थी कि हम अब देख रहे हैं कि कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और उनको हम मेन स्ट्रीम कमर्शियल बैंक्स बना देंगे। उस टाइम जो उन्होंने एक चीज दी थी ना कहीं सिर्फ आपका ये एयू बैंक ही था, बाकी कोई भी बैंक उस पैरामीटर पे नहीं आ रहे थे। These banks now are constantly working to reach up to those parameters। और ये संजय मल्होत्रा जी जिस तरीके से अब ये स्टेप ले रहे हैं, ये पॉलिसी हो गई, चाहे फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी का लाइसेंस हो गया, मैं समझ रहा हूं कि ये भी इस चीज को समझ रहे हैं कि अभी हमको बैंकिंग सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग में देने के लिए और बैंक्स की रिक्वायरमेंट है जो कि मेन स्ट्रीम बैंक बन जाए। और आपको इन अ क्वार्टर और 2, मतलब आज सर मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ना, मैं एक कॉन्फिडेंस से बोल तो रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि ये अगर गलत हो गया ना तो मेरे को बहुत जूते पड़ने वाले हैं। बट सर जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो 1 से 2 क्वार्टर के अंदर अंदर अब मेन स्ट्रीम बैंकिंग लाइसेंस के प्रोसेस की लाइन में लगने वाले हैं। उज्जीवन हैज सीन इट्स ओन पेन। उज्जीवन के नंबर्स भी खराब आए थे और इनके एनपीए लेवल्स भी थोड़े से एक टेंशन देने वाले थे।
अब दे आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स। और मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जब आपने इतना पेन देख लिया है, इसको आपने बिलो 30 रुपीज भी देख लिया है, अब आप इसको मेंटेन करें, यहाँ पे निकलने का नहीं है। अगर आपने मीडियम टर्म के लिए भी लिया था तो 52 से 56 रुपए का एक लेवल है जो कि आता हुआ दिखा सकता है। और उस पे भी मैं ये कहूंगा कि स्टैगर्ड मैनर में निकलिएगा, क्योंकि फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि इनके दिन भी वापस आने वाले। ठीक, आपने एयू का भी जिक्र किया सर कि इसको भी फायदा मिलेगा। आज 5% ऊपर है, जरा इसका भी लेवल बता दीजिए ना। 755 का लेवल देखने को मिल रहा है अभी। क्या करना चाहिए? 4-4.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है आज। सर एयू बैंक ने ना मतलब मेरा वो हाल करके रखा है जो सुजलॉन ने किया था। अब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर मैं बहुत बुलिश हूँ इसमें। अब मेरी परेशानी क्या है ना कि मैं बुलिश होता हूँ और हर लोअर लेवल पे माइक बोलता हूँ और हायर लेवल पे मैं सेलिंग के लिए भी मना कर देता हूँ। मतलब मैं बिफोर हैंड आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जिस तरीके से चल रहा है ना, अभी कुछ देर पहले ही एक क्लाइंट से हमारा कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो बोले कि साहब भाग गया, अब मैं निकल जाता हूँ, बहुत दिनों का फंसा हूँ। मैंने कहा साहब रुको एक बार, 780 से 820 का लेवल आता हुआ दिख रहा है, फिर देखेंगे क्या करना है। एंड फिर उन्होंने यही बात बोली, फिर ये लेवल नहीं आएगा, मैं फंसा रह जाऊंगा, मेरी बात मानो। मैंने कहा ठीक है, आपको निकलना स्टैगर्ड मैनर में निकल जाओ। मैं तो बुलिश हूं सर, मेरे को अभी भी 780 से 840 का लेवल बहुत क्लोज दिख रहा है। हो सकता है नेक्स्ट वीक ही आ जाए। जिनके पास है पोजीशन मेंटेन करें। आज काफ़ी सवाल भी आए हैं और मेरा मतलब नाम लेने से बेहतर है, जैसे कि गेट सेट लाफ के नाम से बनाई हुई है आईडी। लेकिन इनका सवाल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को है, लेकिन मेरा सवाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी मैं इसमें ऐड करूंगा। बहुत लोगों के सवाल रहते हैं सर, आईपीओ के टाइम से ही लोग वो हैं, क्या ये शेयर अब आगे अच्छे दिन इनके भी, ये जितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां थी, अब रेट कट होगा, सीआरआर वो में कटौती होगी, तो फिर रियल एस्टेट में अगर जान आएगी तो इनकी बिना इनके समर्थन के नहीं चलेंगे। तो आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए सर, अब दोनों ही शेयर की बात कर लूं मैं। हाँ, आराम से। सर देखिए, मेरे को एट द वेरी फेस ऑफ इट अगर आप पूछे ना, तो जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आता हुआ ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। और उसके पीछे का कारण सर, एक बेसिक बात आपको बता देता हूं। हम पी मल्टीपल की अगर बात करते हैं ना, तो 14.93 पे बैठा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। सेक्टर पी 17.4। हम यही चीज अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं, सर इट इज 48.37। सो टू रीच अप टू दोस लेवल्स वेर इन पीई कंफर्टेबल हो जाए, इनको थोड़ा सा अपना रिजल्ट इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड दैट विल टेक 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मुझे जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिख रहा है वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में दिख रहा है। ये एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट अब बन चुका है। जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं समझता हूं इन वेरी नियर टर्म आप पहला इसका लेवल देखेंगे 1220 रुपए। 1220 रुपए के ऊपर सस्टेन करते ही ये हाथ के हाथ 1360 रुपए का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। तो इफ इट्स अ ट्रेडिंग बेट 1220, इफ इट्स अ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव डन, देन 1360 रुपए तक के लिए आप इसमें पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। अपसाइड बाकी है। अब एक और सवाल मैं इसमें जोड़ देता हूं, क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज के दिन के बजाय आप इसको एक आधा दिन थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें। यू माइट गेट अ बेटर प्राइसिंग। 1060 1065 की रेंज में आप चाहें तो उस लेवल पे फ्रेश एंट्री करें। और इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने इसको बहुत मंडेन मूवमेंट भी करते हुए देखा है। जी। 1060 में आप इसको खरीदेंगे, 990 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग करी तो वहीं पे हम निकल जाएंगे। मैं क्योंकि एक फ्रेश ट्रेडिंग बेट है इसलिए आपको बोलूं 990 के नीचे हम स्टॉप लॉस बना के चलेंगे। उसके ऊपर जो टारगेट्स है बहुत कंफर्टेबली आपको आते हुए दिख सकते हैं। अब सर आ जाते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फंडामेंटली तो मैंने आपको बता ही दिया कि मुझे थोड़ा सा एक रिएक्शन वीक आता हुआ दिखेगा फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि रिजल्ट्स इंप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर हम बात करें कि नियर टर्म में हम क्या लेवल देख सकते हैं, सर 136 रुपीज तक का लेवल आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। अगर आपने ट्रेडिंग बेट ली थी तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर ली, मगर अगर आपने इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, ये पीछे पीछे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की रेंज पे भी आपको आता हुआ दिखेगा। आराम से होल्ड करें। 2 शेयर और निकाल के लाते हैं। अभी थोड़ा सा जो दर्शक सवाल भेज रहे हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सवाल उनके आप लोगों के कवर होते रहेंगे। एक एक नाम ढूंढना, फिर उस पर डिस्कस करना, तो कि एक थीम भी चलती रहती है, तो वो उसी कंटिन्यूटी में उस तरह के शेयर डिस्कस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। एक तो सर आप जरा श्रीराम फाइनेंस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, एक बजाज फाइनेंस के ऊपर आप राय जानना चाहेंगे। ये वो तमाम शेयर हैं जो कि आज की पॉलिसी से सीधे सीधे इम्पैक्ट होने वाली कंपनियाँ एनबीएफसीज की। श्रीराम फाइनेंस शानदार मूव, 6% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही, 6.25% की तेज़ी,
87 का लेवल। बजाज फाइनेंस में भी आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 5.25% ऊपर 9400 का लेवल क्रॉस कर गया है। आपकी टिप्पणी। सर देखिए, श्रीराम फाइनेंस हमने कुछ दिनों पहले भी बात करी थी, तब और हम 700 के लेवल्स की बात भी कर रहे थे। दर्शक का क्वेश्चन आया था, सर बहुत कंफर्टेबली आपको अभी ये 704 रुपए का भाव तो दिखा देगा, बहुत कंफर्टेबली इन नियर टर्म। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर, जो कि आपके लिए मतलब आई एम प्रीटी श्योर आपने ये चीज ट्रैक करी होगी। सर सेक्टर पी है 27.53, ये बैठा है 13.54। आप डिफरेंस देखिए सर, मतलब इसको कितनी प्राइस बढ़ानी होगी जिसके बाद ये उन लेवल्स पे जाएगा कि सेक्टर जहां पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका क्लियर मतलब है अभी बहुत ज्यादा अपसाइड इसमें बाकी है, आप आराम से इसको होल्ड करें। और सर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, इसकी बुक वैल्यू है 300 रुपए, तो प्राइस टू बुक वैल्यू में भी ये बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, सारे लेवल्स ये ब्रीच कर रहा है। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड किया है, कंफर्टेबली होल्ड करिए। 840 रुपए इज ऑन कार्ड्स, आप आराम से इसको मेंटेन करें। अब सर आ जाते हैं एक और शेयर, और इसकी तो आप सर एक चीज रिकलेक्ट कराना चाहूंगा, 8,8100 लेवल्स पे हमने कॉल भी दी थी, और एज यूजुअल कॉल देते हैं वो शेयर गुस्सा हो जाता है कि कॉल क्यों दी थी, वो थोड़े दिन तक वहीं घूमता फिरता रहा, और उसके बाद इसने चलना चालू किया, तो मैंने कहा अब इसकी क्या बात करनी है। बट सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीएससी, ये कुछ वो अपने फेवरेट स्टॉक्स हैं मेरे, जो मैं हमेशा इनको अपसाइड के लिए देखता हूँ। और सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज, थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज दे देता हूँ। इसमें सर हिस्ट्री भी अगर आप देखेंगे ना, 2016 में इसने बोनस दिया था, 2025 में भी इसने बोनस दिया था, एक स्प्लिट इसका पहले भी हो चुका था, और अब स्प्लिट के बाद ये 1 रुपए, मतलब सर आप ये देखिए ये 1 रुपए का शेयर है जो आप देख रहे हैं, और इतनी मल्टीपल टाइम बोनस दे चुका है। इट इज अ वेरी गुड काउंटर, अ वेरी गुड पेडिग्री, अ वेरी गुड कंपनी। यहां से ये जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, अगर आपने ट्रेडिंग बैट लोअर लेवल्स पे ली थी, चाहे तो 9800 रुपए में प्रॉफिट बुक कर ले। मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, 10,800 से 11,200 का लेवल आपको मीडियम टर्म में इसमें देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक, ये बात हो गई यहाँ पर इन शेयरों को लेकर के। और भी अभी बैंकिंग, एनबीएफसी, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। राधा रानी जी से पहले बात करते हैं। राधा जी को राधे राधे। राधे राधे सर। कैसे हैं मैम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र में कहाँ से? बीड़ बीड़ भीड़ से। चलिए बहुत अच्छी बात मैम। बताइए मैम, क्या प्रश्न है आपका और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? अच्छा, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, मैं एक भी एपिसोड ऐसे मिस नहीं करती हूँ, देखती हूँ कैसे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। और आप ही जैसे लोग हमारी ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ है, तो आप लोग अपना भरोसा बनाए रखिए। बताइए मैम, क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने इंडियन बैंक के 20 शेयर बाय किए हैं 654 में, क्या करूँ? 654 पे, 654 पे लिए हुए हैं 20 शेयर, और कब तक होल्ड कर सकती हैं मैम आप इसे? सर प्रॉफिट आएगा तब तक? नहीं, अब आने का समय आ गया है, अब सब चल रहे हैं तो इनका भी वक्त आएगा। और अच्छी बात तो ये है कि आप, हाँ तो परेशान मत होइए। हाँ जी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात मैम जी। 2 महीने तक रख सकती हूँ सर मैं। 2 महीने का नज़रिया है आपका। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब रचित सर ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या थोड़ा सा नज़रिया और बढ़ाना चाहिए आपको कि नहीं। सर क्या टिप्पणी रहेगी इंडियन बैंक आज की इस रैली में भी सुस्त है सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इंडियन बैंक को लेकर के? इन्होंने 652 पे लिया है, 20 रुपये के नुकसान पे हैं, 2 महीने का नज़रिया, आपकी टिप्पणी। सर पिक्चरों में हम देखते हैं ना, पुलिस हमेशा एंड में आती है एक्शन लेने के लिए, बट फाइनल कंक्लूजन वही करती है। ये पीएसयू बैंक्स भी ना बिल्कुल एंड का इंतजार कर रहे हैं, और ये अच्छे से आएंगे, अच्छा मूवमेंट करेंगे। इन लोगों ने अभी मूवमेंट नहीं किया है। अब सर इंडियन बैंक की हम बात कर रहे हैं, आपको एक बहुत सही चीज बताता हूँ इंडियन बैंक के लिए। सर बुक वैल्यू है 531 रुपए, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.38%, डिविडेंड यील्ड 2.54%। डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा लोअर एंड पे, बट सर 531 रुपए की तो बुक वैल्यू है, 635 पे चल रहा है। ये प्रैक्टिकली एक ऐसा वैल्यू स्टॉक है कि अगर टाइम होराइजन बढ़ा दिया जाए तो इनको बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है इसमें। अगर तब भी ये बोलते हैं कि नहीं मुझे तो 2 महीने में ही निकलना है, तो मैं इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, और थोड़ा सा मतलब अब स्ट्रैटेजी हमें थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी
₹603 का एक तो इनको स्टॉप लॉस लगाना होगा। 603 के नीचे या 600 रुपए मान लेते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं, 600 के नीचे अगर एक क्लोजिंग करता है तो एक बार पोजीशन निकालनी होगी, क्योंकि इनकी टाइम लिमिटेशन है। और टारगेट्स की जहां हम बात करते हैं, बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले समय में ये 686 और 724 इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है आने वाले 2 महीने में। तो इस लेवल पे जहां आप एग्जिट करना चाहें एग्जिट करें, और स्टॉप लॉस अपना जरूर बना के रखिए, क्योंकि हमारे पास एक टाइमलाइन की लिमिटेशन है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये 4 फिगर्स में भी आता हुआ दिखेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अगले जो है दर्शक के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और थीम पर भी फोकस करेंगे। यहाँ पर हमारे अगले दर्शक का एक सवाल आया था, वो शायद मुझसे मिस हो गया, लेकिन चलिए अब जरा सवाल ले लेते हैं नागराज साहब का। नागराज साहब कह रहे हैं, हेलो किंग ऑफ एंकर जी। अरे सर, कहाँ कहाँ से आप लोग ले करके आते हैं शब्द। कह रहे हैं कि यस्टरडे आई बॉट राइट्स based on chart breakout, please advise me on my decision and target for trading perspective। तो सर किस रेट पर लिया था ये भी बता रहे थे, लेकिन ठीक है, राइट्स पर एक डिस्कशन कर लेते हैं। सर राइट्स पे क्या राय रहेगी आपकी? चार्ट्स ब्रेकआउट देख करके इन्होंने कल खरीदारी की थी, अभी ये जानना चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए मेरा निर्णय सही है कि नहीं। अब तो पिट गया, आज 3% नीचे है। आपकी टिप्पणी। सर राइट्स आप देखिए, इसमें कोई न्यूज भी आई थी, मतलब 1-2 दिन पहले ही ना, मैं हल्का सा भूल रहा हूं, और उसके बाद इसने मूवमेंट चालू किया था। अब देखिए, प्रॉब्लम एक छोटी सी ये है कि ट्रेडिंग बेट है ये, और कल इन्होंने लिया है तो मैं समझता हूं कि 310 के आसपास लिया होगा। इनका स्टॉप लॉस थोड़ा ना डीप आ रहा है, क्योंकि ये जो करंट मूवमेंट के बाद लिया है ना, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब इनका एक तो स्टॉप लॉस जो होगा सर, वो होगा ₹272, जो यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा डाउन साइड है। टारगेट की अगर हम बात करें ना, तो टारगेट के इन्होंने बहुत पास एक्चुअली एंट्री करी है। ट्रेडिंग टारगेट ₹328 का ही आता है, और अगर इनको थोड़ा सा ट्रेडिंग के बजाय ये मीडियम टर्म के लिए होल्ड करेंगे ना, तो इनको करीबन 375 से 380 का लेवल देखने को मिलेगा। तो टाइमलाइन के हिसाब से ये 2 लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीसेंट टाइम में ही मूव किया है ना। अगर नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर हावी हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली इसमें मैनेज करें। ठीक, चलिए अब चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, और वहाँ से हमारे साथ भोला जी स्वयं मौजूद हैं। तो भोले जी को नमस्कार। हर हर भोले सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? अरे हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं बताइए सर। बस बढ़िया है। बताइए कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि हमने अगस्त 24 में कोचिंग से पैड लिया था 2500 का। अच्छा, तो ठीक है। उसमें क्या किया जा सकता है अभी? अगस्त 24 में आपने 2500 का लिया था, ठीक है। अब तो आपके भाव के करीब भी आ गया है, आज तो इसने 2545 का भी हाई लगाया। अभी कितने दिन तक और रुक सकते हैं सर? जी, कब तक और होल्ड कर सकते हैं? साल भर। साल भर और होल्ड कर सकते हैं। काफ़ी इंतज़ार किया आपने, काफ़ी ऊपर के लेवल देखे, काफ़ी नीचे के भी लेवल देखे, 1100, 1200 के भी लेवल देखे, बने रहे सर। कोई इन्होंने एवरेजिंग नहीं की, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? अब क्या करें? आपको काफ़ी लंबा समय तो हो गया है, अगस्त 2024 की खरीद है इनकी। फिर मैं अभी चार्ट दे देखते यही सोच रहा था कि अगर एक भोले बाबा थोड़े पहले हमसे जुड़ गए होते फोन कॉल पे, और हम इनको लोअर लेवल पे ना ये बोल देते, जब हमने और भी दर्शकों को सजेस्ट किया था और ₹1300 ₹1400 में कि यहाँ पे एवरेज कर ले। अब एवरेज अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, और एक और प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये इसको 1 साल के टाइमलाइन के लिए भी बोल रहे हैं ना, तो इनका टारगेट्स अभी बहुत एक्सट्रीम नहीं देखने को मिल रहे हैं 1 साल में। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताऊं सर, हमेशा आजकल हम जो बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं, पी मल्टीपल बहुत ज्यादा हाई है, 76 के पी पे है। और अगर हम सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर का पी मल्टीपल 64 लेवल्स पे ही है। बुक वैल्यू भी आप देखिए ₹213 ही है, मतलब 10 टाइम्स अराउंड प्राइस, मोर देन 10 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया है। और टेक्निकल ट्रेंड्स पे भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस आपको फेस होता हुआ दिखेगा, और 2800 लेवल्स पे। तो अगर चाहे 2800 में निकले, और अगर इसको ये 1-1.5 साल 2 साल के लिए अगर होल्ड कर ले, तो जिस तरीके की ऑर्डर बुक अब इसको मिलने वाली है, 1-1.5 साल 2 साल में ये पोजीशन भी हो सकती है कि इनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी 4800 या 5200 पे मिले। तो अब इतना देख लिए हैं,
और लंबा देख लेंगे तो एक अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस पे बेच पाएंगे। अगर थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो 2800 रुपए के आसपास ही इनको निकलना। ठीक। निवाणे पटेल जी हैं हमारे एक दर्शक यूट्यूब पे, और मझगांव डॉक ले रखें। आज या तो सर एनबीएफसी बैंक और इस पर सवाल है, या फिर डिफेंस को लेकर के काफ़ी सवाल हैं। आज थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग पे लोगों की थोड़ी सी धड़कनें बढ़ गई हैं। मझगांव डॉक 2900 पे लेके रखा हुआ है इन्होंने, और आज की गिरावट के बावजूद अच्छे प्रॉफिट में है, 3394 रुपये के आसपास। कह रहे क्या करना चाहिए अभी? क्या ये रैली पूरी हो गई डिफेंस की, या फिर ठीक है आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, इससे ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं नहीं सर, घबराने की बात ही नहीं है। आप देखिए, बहुत बेसिक मैं आपको बात बोलूं ना, डिफेंस ने जिस तरीके से रैली करी, कहीं ना कहीं हल्की सी, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। छोटा छोटा वीक हैंड्स जिन्होंने हायर लेवल पे कैप्चर किया है, वो वीक हैंड्स निकल रहे हैं। बट क्या ये स्टोरी खत्म होगी? नहीं सर, कहाँ ये स्टोरी खत्म होगी? आपका देखिए, वो कंपनी राफेल बनाने वाली डिसाल्ट, क्या नाम है, आई एम सो सॉरी, मतलब मैं नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। उनका कल न्यूज आया, वो टाटा के साथ यहाँ पे इक्विपमेंट्स बनाना चालू करने वाले राफेल की। आप देखिए, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके पास आके और आपके साथ काम करना चाह रहे हैं सर। आपका अभी तो देखेंगे ना जिस तरीके से डिफेंस है, अब हमारा एचएल टॉप 15 कंपनीज में आया है ग्लोबली। अगर आप देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 15 कंपनी में 15th पोजीशन पे अब जाके वो आया है। सर वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हमारा कंट्री अब डिफेंस हब बनेगा ही बनेगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी, हमारे पास रॉ मटेरियल अच्छा, हमारे पास लेबर अच्छा, सब कुछ अच्छा है सर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम ये ले रहा है, आप टाइम इसको दे दीजिए, बिल्कुल भी चिंता ना करिए। और ये जो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, ये आपको हो सकता है थोड़ा सा और डाउन साइड भी अगर आता है तो एक बार 3100 का लेवल दिखा दे, बट नथिंग टू वरी। कीप योर कॉन्फिडेंस इन द कंट्री एंड इन द सेक्टर। 3800 रुपए तो आपको नियर टर्म में देखने को मिल जाएगा, और अगर आप मीडियम टर्म इसको होल्ड करते हैं तो 4600 से 4800 तक की रेंज भी आपको देखने को मिल जाएगी। कोई परेशानी वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। ये मझगांव पे सर क्या टिप्पणी रहेगी सर, मझगांव डॉक पे? मझगांव डॉक की तो सर अभी हाँ, मतलब मझगांव डॉक पे, मतलब अभी क्या वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, यही क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सर, होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और सर मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं सर, कभी भी मझगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड, एचएएल, ये जितने भी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जिनमें ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो रही है ना, अगर ये किसी एक्सीडेंट में, मान लीजिए रशिया यूक्रेन का अटैक हो गया और मार्केट एकदम से कोलैप्स करता है, किसी एक्सीडेंट में लोअर लेवल्स में मिले ना, उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करिए, उसको बेचने की मत सोचिए। बेचने की अभी नहीं सोचनी है। ये आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए सलाह है यहाँ पर। रेलवे के 2-3 शेयर पे काफ़ी सारे सवाल हैं। एक तो सर आईआरएफसी पे हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि इसमें अभी क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ एक टीटागढ़ पे जो है काफ़ी टिप्पणियाँ आ रही हैं। तो ये 2 शेयर पे जो है व्यू जानना चाहेंगे। आपकी टिप्पणी ओवरऑल रेलवे को लेकर के अब क्या है, क्योंकि क्या अब यहाँ पर भी हम ये मान के चलें कि थोड़ी रिकवरी तेज आएगी क्या? सर बिल्कुल आएगी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, मैं तो क्या होता है ना, कभी कोई ऐसा ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिलता है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और खराब सर, आज एक्चुअली में मेरा दिमाग खराब है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार तो पहले बजट में हुआ था, एक बार अभी हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सर ये मतलब, अब आपको ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आपके जयशंकर, अरे सॉरी, अब देखिए नाम भी भूल रहा हूँ मैं, ऐसा दिमाग हो चुका है। किनका नाम सर? एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब। हाँ, तो चलिए ठीक बोल रहा हूँ फिर तो, जयशंकर जी हैं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और गाइडिंग में बैठे हुए हैं दोवल साहब। फिर आपने देख लिया ऑपरेशन सिंधु, बजट हो गया अच्छा, आरबीआई गवर्नर हो गए एग्रेसिव, इकोनॉमी पॉइज्ड है, अच्छा ग्रोथ देगी। आप देखिएगा बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। अब अगर रेलवे की बात करते हैं ना सर, तो इसमें ऐड कर लेते हैं 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं इनको इस साल। सारे के सारे गडकरी जी को तो देंगे नहीं, कोई ना तो ट्रेन भी चलानी पड़ेगी इनको। तो रेलवे में भी अब आपको अपमूव आता हुआ दिखेगा। आप अगर हम आईआरएफसी की बात करते हैं, आईआरएफसी सर अब बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में आ चुका है, और 155 रुपए 156 रुपए पे थोड़ा सा एक स्लाइट रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। उसको जैसे ही ब्रीच करेगा 190 रुपए तक जाएगा,
ट्रेडिंग बेट है 55-56 पे निकल जाइए। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 190 रुपए तक के लिए भी आपको अपसाइड दे सकता है। कंपनी इतनी अच्छी है कि मैं कहूंगा आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। अब आ जाते हैं सर टीटागढ़। टीटागढ़ तो बिल्कुल जैसा हर रेलवे स्टॉक कर रहा है ना सर, ये भी अब आउट द फुट्स होने वाला है। अगर आप में से ट्रेडिंग बेट भी बोलेंगे तो ट्रेडिंग बेट का लेवल भी निकल के आ रहा है यहां से अभी 150 रुपए ऊपर, करीब 1080 के पहले तो आपको ट्रेडिंग बेट में भी प्रॉफिट नहीं बुक करना है। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, बहुत आराम से होल्ड करिए, 1320 रुपए तक का भाव आपको दिखा देगा। लॉन्ग टर्म के लिए नया हाई मारेगा ही मारेगा। ठीक, एक आरबीएल भी देख लीजिए सर, सब पे बात हो रही है, आज 1% नीचे है। 425 पे क्या लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? यहाँ पर पिछले एक महीने में 23-24% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है सर। 23-24% की रैली आ चुकी है। इसमें आरबीएल में एक मुझे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखता है ना सर, वो लगता है इसका पीई थोड़ा सा पीई डिस्कंफर्ट दे रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए एज ए ट्रेडिंग बेट ले रखा है ना, तो आप इसमें अभी ज्यादा वो ना करें, क्योंकि 1-2 क्वार्टर हमें इसके रिजल्ट का इंतजार करना पड़ सकता है। बट 480 रुपए तक का मूवमेंट तो आपको अभी दिखा देगा। अगर इसका आप वर्किंग देखेंगे तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, फिर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करिएगा। और मीडियम टर्म स्टोरी जो है ना इसकी, वो अच्छी लगती है मुझे। 580 से 600 रुपए का टारगेट तो मीडियम टर्म में आता हुआ दिखता है। और सर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मैं बोलूंगा 4 फिगर में आएगा, आराम से होल्ड। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आ गई रेलवे को लेकर के। इस बीच राजन राठौर साहब कह रहे हैं कि सर जरा एनटीपीसी के बारे में बता दीजिए। 26 शेयर हैं सर 347 के रेट पर, मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या मैं इसमें बना रहूं या किसी अन्य स्टॉक में स्विच कर लूं, और स्विच करूं तो किस स्टॉक में स्विच करूं? तो अभी एनटीपीसी की सुस्ती को लेकर परेशान है सर। सर देखिए, एनटीपीसी के सुस्ती को लेके बहुत लोग परेशान हो गए हैं, और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं ये एक ब्रेकआउट देने की कोशिश तो कर रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। मैं इनको ये बोलूंगा कि बिल्कुल भी विचलित ना हो, आराम से जो आपने पोजीशन ले रखी है वो पोजीशन लेके रखें। इसका भाव चाहे देखना बंद कर दें, इसको थोड़ा सा टाइम दे दें। अभी यहां से 29 रुपए का अपसाइड इसको रजिस्टर करना बाकी है, जिसके बाद ये मूवमेंट अपना नया चालू करेगा। 360 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आज तो, मतलब इस फोर्टनाइट में तो नहीं देगा, एक महीने 1.5 महीने में 360 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे, उसके बाद आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा, जो कि इसको 425 रुपए तक लेके जा सकता है। आप आराम से पोजीशन मेंटेन करिए, कंपनी अच्छी है, कोई परेशानी नहीं, भाव की परेशानी है, दूर हो जाए। सर एक लाइन में उत्तर एक चीज़ का जानना चाहेंगे संक्षिप्त में, कि क्या पावर स्टॉक्स में, मतलब अगर हम ये मान के चलें, आपने तो अलग अलग सेक्टर के बारे में बताया, जब तमाम जगहों पे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो पावर सेक्टर में भी आएंगे, क्या उनको एक्सपेंड करने में कम लागत में वो लोग एक्सपेंड कर पाएंगे सस्ती दरों पर? क्या उसका लाभ मिलेगा पावर स्टॉक? क्या पावर स्टॉक्स अब चलने की तैयारी में आएंगे क्या? सर संक्षेप में बताता हूं, एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने, जो रिपोर्ट ये कहती है कि एआई को चलाने के लिए पावर कंजम्पशन इतना बड़ा है, जितना बड़ा, और डेटा सेंटर को चलाने का पावर कंजम्पशन इतना बड़ा है जितना बड़ा अभी तक आपके देश में ईवी गाड़ियां चल रही ना, वो भी इतना पावर कंज्यूम नहीं करती। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, अभी तक हम सिर्फ सूर्य देवता के ऊपर निर्भर थे कि आप आएंगे हमारे एसी चलेंगे, नहीं सर। कंसिस्टेंट पावर कंजम्पशन ऑफ द कंट्री इज अबाउट टू गो अप। हमको नए पावर जनरेटर्स चाहिएंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिएगा, और ये जो एग्जिस्टिंग है सर, आपको अब संक्षिप्त हो नहीं पाता ना सर। हाँ, नहीं, आप बोलिए जी सर। जी सर, बीएसएनएल इज कमिंग इनटू न्यूक्लियर पावर जनरेशन, ये आपने भी पढ़ा होगा। बीएसएनएल न्यूक्लियर पावर जनरेशन पे आ रहा है, छोटे पॉकेट्स के न्यूक्लियर पावर जनरेशन की बातें हो रही है। तो आप समझिए कि वो जिसके लिए सब ये बोलते थे भाई साहब नहीं लगता, वो भी न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए आ रहे हैं। तो सर पावर की स्टोरी तो बहुत पावरफुल है, पावर में आपको अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। और जितनी भी कंपनियां हैं ना, इन टाइम टू कम आप 3 से 4 साल का इनको टाइम दे दीजिए। जैसे एक टाइम था कि डिफेंस की कोई बात नहीं करता था, अब सब डिफेंस की बात करते हैं। अभी पावर को सब धुतकार रहे हैं, बट पावर की पावर आने वाले समय में दिख जाएगी। चलिए, सरिता जी हमारे साथ बहुत देर से वेट कर रही हैं। सरिता जी को नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सरिता जी, कहाँ से बोल रही हैं? बढ़िया सर, धारपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से सर। राजस्थान से बोल रही हैं। ये तो है कि मतलब मैं सोच ही रहा था आज कोई फ़ोन अभी तक नहीं आया कहीं से राजस्थान से, क्योंकि हमारे लगातार कर रही हूँ, बट मेरे को रिप्लाई नहीं मिल पा रहा सर।
हाँ, क्या कह रही मैम? 7-8 दिन से लगातार क्वेश्चन पूछी मैं, जब मेरा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, आज आ गया लाइन। अरे नहीं मैम, ये माफ़ी चाहेंगे आपको मतलब आपके सवाल आगे भी जो है रेगुलर लिए जाए। आज बताइए क्या सवाल है। और हमारे रचित जी भी चूंकि राजस्थान के ही हैं और उनके रहने में बहुत सारे लोग राजस्थान से जुड़ते हैं। आप सर उनसे मैं जयपुर से हूँ सर, मैं भी हाँ सर जयपुर से ही है ना, खंडेलवाल सर। हाँ, जयपुर हूँ से। मैं भी। जी जी जी, जयपुर से। आप जोधपुर से है ना? जयपुर धौलपुर मेरा ससुराल है। हाँ, मेरा मायका है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। और ये मतलब क्या मतलब कहा जाए, कोइंसिडेंस कहें क्या कहें, राजस्थान से मतलब जो है जयपुर जोधपुर के इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग निकल आते हैं। एक सवाल बताइए, मैं प्रसिद्ध जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। छोटे से 2 सवाल है। मैं खंडेलवाल सर के मैं हमेशा सुनती हूँ आपके, जी, और बहुत अच्छे से इनका एनालिसिस भी बहुत अच्छा है, बेनिफिट भी हुए हैं। थैंक तो यू। मैंने स्टार्ट एक्चुअली मैंने अभी किया था सर, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो मैं तो वो प्राइम मेंबर का वो भी जानना चाहती थी आपसे। हाँ, सबसे पहले मैं बिल्कुल। क्वेश्चन पूछती हूँ अपने। जी जी जी, हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन है सर। एक तो इटरनल पे है जो मेरे पास 261 की रेट पे है, 195 पे, 261 पे, और ठीक एक है। अथर एनर्जी। जी सर, दूसरा कौन सा बताया आपने? अथर एनर्जी का जो आईपीओ था ना सर। अच्छा, तो एथर एनर्जी पे, ठीक है। तो आईपीओ में लेकर के बैठी हुई हैं आप ना? वो पड़ा हुआ, हाँ सर, निकल नहीं पाई। मैं ओके। फर्स्ट से निकला था, मैं निकल नहीं पाई। चलिए ठीक है। अब सीधे ट्रांसफ़र करते हैं कॉल जो है मतलब सीधे रचित जी के पास, वो भी कुछ पूछना और बोलना चाह रहे हैं। तो सर जोमेटो कल तो काफ़ी शानदार चला, कई सारी मॉर्गन स्टैनले वगैरह की रिपोर्ट भी थी। 261 पे है, 263 पे चल रहा है। टिप्पणी आपकी, और कुछ कहना चाह रहे थे आप पहले तो? सर पहले तो मैम को नमस्कार, और आपका सहयोग, आपका सपोर्ट बना रहे। और एक और चीज सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैम ने ना आपको एक हिंट दे दी थी बातों ही बातों में कि मेरा ससुराल जो है ना वो धौलपुर है। तो धौलपुर सर राजस्थान का मतलब एक वो ऐसा एरिया है जैसे अपने यूपी में बोलते हैं ना त्यागी ब्राह्मण डेंजरस, वैसे ही सर धौलपुर मतलब अगर मैडम धौलपुर वाले ससुराल वालों के साथ इतने साल मैनेज कर रही है ना, तो मैडम इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। और उन्होंने बता दिया कि मैं इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से कर सकती हूँ, जब धौलपुर वालों के साथ मैनेज कर सकती है तो ये शेयर मार्केट मेरे लिए क्या चीज है। वाह वाह वाह, चलिए, ऐसा ना हो इस टिप्पणी के बाद धौलपुर वाले आपको भी ढूंढ रहे हो, मुझे भी ढूंढ रहे हो। मेरी सर मैं तो रहता ही नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो अभी निकल लूंगा, धौलपुर वालों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा सर, अगला शो नहीं कर पाऊंगा, बहुत डेंजरस होते हैं। तो चलिए, ऑन अ लाइटर नोट, ये तो सिर्फ एक मजाक की बात जी थी। जी अब सर हम एटर्नल की बात कर लेते हैं। देखिए जी, एटर्नल में कुछ कुछ चीजें हैं जो कि इनहेरिट रिस्क है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। अभी इन्होंने जिस प्राइस पे ले रखा है, इनको मैं कहूंगा थोड़ी सी ना ट्रेडिंग अपनी सेफ रखें इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और अगर आपने इसको ट्रेडिंग बेट के तौर पे ही लिया था तो 284 रुपए के आसपास है, वहां पे चाहे तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ली। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर अभी वो आने वाले हैं, उनके पहले एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रिलायंस और अमेजोन आने वाले हैं इसमें बहुत जल्दी, बहुत स्पीड अप कर लिया है उन्होंने अपना काम। उसके पहले जिन जिन को एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक बार उसको यूटिलाइज करें, फ्रेश एंट्री का कोई मतलब नहीं है। इनको एक और चीज मैं बोल दूंगा कि आपकी प्राइस पे ही ये मेंटेन कर रहा है, गिवन अ चांस टारगेट लेवल्स के पहले अगर ये करेक्ट होता हुआ दिखे, और करेक्शन में अगर ये किसी भी दिन आपको 238 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखे ना, तो प्लीज ज्यादा मत सोचिएगा, इससे एग्जिट कर लीजिएगा। मैं इनहेरिट रिस्क जो है ना इस पर्टिकुलर काउंटर का, उससे डरता हूं, बट क्योंकि टेक्निकल लेवल्स पे अभी ऊपर चल रहा है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कर लीजिएगा।